ये 2024 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यावधि चुनाव की तैयारी है। मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है। बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। तूफान से पहले की खामोशी है। 24 के चुनाव की तैयारी नहीं है। ये 2024 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यावधि चुनाव की तैयारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि ये चुनाव से पहले की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। सीए एनआरसी को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं। चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी। उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है, नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर दो लोग मजबूरन आपस में बंधे रहें तो ज़्यादा लंबे समय वो बंधन चलता नहीं है, वो रस्सी टूटेगी ही। उसका परिणाम होगा कि बिहार में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी आज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने औपचारिक तौर पर भी शुरू कर दी है। संगठन को बनाने की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। तमाम पदाधिकारी आज आजीवन सदस्य बनकर एक नए स्वरूप में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी को, और टेक्निकली करेक्ट स्वरूप में, क्योंकि पार्टी का नया नाम हम लोग को मिला है, उस स्वरूप में हम लोग संगठन को और मजबूत बूथ तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उस दिशा में ये कदम उठाया गया। 50 लाख सदस्य बनाने के लिए क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? देखिए, हम लोगों ने 3 महीने का, जिसमें पहले चरण में 1 महीने में पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग बूथ कमेटी तक के सदस्य, जो पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी हैं, हर प्रकोष्ठ में जितने भी पार्टी के विंग्स हैं, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारी इंक्लूडिंग द मेन बॉडी, बूथ तक के जितने भी पदाधिकारी हैं, पहले चरण में 1 महीने के भीतर उनको सदस्यता लेनी होगी और उसके 2 महीने के भीतर हम लोग ये 50 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। आपने कहा कि आप पार्टी के नाम से बहुत खुश है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लेकिन चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर छाप मिला है आपको, उससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग उससे भी हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। टेक्निकल कारणों की वजह से हम लोग अभी पूरी तरीके से अधिकृत नहीं हैं हेलीकॉप्टर को बोलने के लिए, पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो नाम हम लोग को मिला है, वो नाम से पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़े। एक सवाल है, किसके करीब रहेंगे मध्यावधि चुनाव में? किसके करीब रहेंगे सर? भाई, हम किसके करीब रहेंगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कौन करीब। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी बार बार इस बात को कहा जाता है कि भैया सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बनी, कम सीटें मिल रही थी। हाँ, बिल्कुल कम सीटें मिल रही थी। मैं पुनः दोहराता हूँ कि मात्र 15 सीटें हम लोग को दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, वो जो एनडीए गठबंधन था उनके द्वारा मात्र 15 सीटें हम लोग को दी जा रही थी। कई लोगों को भ्रमित किया जाता है कि नहीं, ज़्यादा सीटें थी, हम लोग ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। मैं पुनः डंके की चोट पे इस बात को कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर इस बात को झुटलाए कि नहीं आपको 15 से ज़्यादा सीटें दी जा रही थी, तो यकीनन, क्योंकि पार्टी के कई पदाधिकारियों ने पहले से मेहनत कर रखी थी, तो संख्या भी एक कारण था, पर संख्या से ज़्यादा बड़ा कारण हम लोग के सिद्धांत, हम लोग के विचार थे। मैं मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर एक लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। मेरे नेता, मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में आईसीयू बेड पर थे, तब भी वो बैठे फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की। तो मेरे लिए उस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी था
और जो गठबंधन मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान नहीं देता। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन के द्वारा कि भैया हम लोग चुनाव और चुनाव परिणामों के बाद गवर्नमेंट का एजेंडा 7 निश्चय ही होगा। भाई मैं 7 निश्चय पे मैं विश्वास नहीं रखता, और मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया था कि भैया आपको भी अपना एजेंडा डालना चाहिए गवर्नमेंट एजेंडे में। भाई महागठबंधन के समय 7 निश्चय बनाया गया था। 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट एजेंडा नहीं है। ये तब बना था जब जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ मिलकर 2015 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। मैं चाहता था कि एक गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप हमेशा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आप बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है जिसमें हर दल अपने प्रमुख एजेंडे को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाती है। तो उसमें हम लोग चाहते थे कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, पर उसको जिस तरीके से सिरे से खारिज किया गया था उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ये एक प्रमुख कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। तो आपने तो सवाल पूछा कि मैं किसके करीब जाऊंगा। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के कौन करीब आता है, कौन इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ने की बात करता है, सरकारी एजेंडा गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा हो। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ऑफर मिलेगा तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे चिराग जी? देखिए प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे बहुत मधुर रहे हैं। हमेशा उन्होंने भी बिहार के विकास की चिंता की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर उन्होंने बिहारियों को एकजुट कर बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात की है। ये निर्णय उनके द्वारा भी हाल फिलहाल में लिया गया कि वो भी एक अलग अब दल बनाते हैं, कैसा करते हैं। फिलहाल तो वो एक बैनर तले वो यात्रा पर निकलने की वो बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि उनका एजेंडा क्या है, मेरा तो स्पष्ट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और वो जानते हैं इस एजेंडे को भी अच्छी तरीके से। उसको लेकर आने वाले समय में क्या बातचीत होती है नहीं होती है वो भविष्य के घर में है। फिलहाल मेरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन, इस सदस्यता अभियान और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूत करने। चिराग जी समस्तीपुर में एक ही अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आपको इसको लेकर? भाई मैं बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज़ उठाई है। शायद ही कोई बिहार की ऐसी घटना हुई होगी जहां पर मैं खुद स्वयं या हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग घटना स्थल पर ना पहुंचे, और हर घटना स्थल से यही सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया है कि क्यों बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण किसी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई का नहीं है। कन्विक्शन रेट बिहार में लोएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आप बाकी राज्यों में देखें कहीं पे 90%, 89%, 91%, 92%, डाउन साउथ चले जाए 90% से ज़्यादा। बिहार में आप देखिए मात्र 6 से 7%, मतलब 100 अपराध होते हैं 6 या 7 लोगों को, उसमें अगर सज़ा मिली तो मिली, नहीं तो गिरफ्तारी करने के बाद सबूतों के अभाव में उनको भी छोड़ दिया जाता है। कोई एक ऐसी घटना मुझे बता दीजिए जो आप लोगों ने भी मीडिया के स्तर पर कवर की हो। रुपेश का मामला, एयरपोर्ट पे जो काम करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ, कितने लोगों को सज़ा मिली, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता, गला रेत कर हत्या कर दी जाती। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले, गरीब जाति से आने वाले लोगों के साथ जिस तरीके की प्रताड़नाएं होती हैं, कितने अपराधियों को सज़ा मिली। और जब तक आप अपराधी को सज़ा नहीं देंगे, भय आएगा ही नहीं। दिन दहाड़े घटनाएं घटती हैं बिहार में, दिन दहाड़े। तो ये गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी, मंत्री और संजोग से वही हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि भैया कम से कम कानून व्यवस्था को विकल्प बनकर आए थे ना आप जंगल राज का 2005 में, आप ही तो विकल्प बनकर आए थे। पर अगर आपके रहते हुए अगर 90 के दशक से ज़्यादा बुरे हालात आज की तारीख में हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं मुख्यमंत्री। चिराग जी, बड़े बड़े एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया और आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का कॉल दे रहे हैं, तो कितना संभव होगा, क्योंकि ना ही आप सत्ता में और ना ही विपक्ष में? देखिए मेरी सीमाएं हैं, मैं जानता हूँ। सही बात आपने कही कि मेरे पास आज की तारीख में संभवतः वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि मैं हर किसी की मदद कर पाऊँ, जो कि सरकार में रहकर कोई व्यक्ति संभवतः कर सकता है।
पर इससे ज़्यादा दुख की बात और नहीं हो सकती कि एक परिवार आत्मदाह कर ले सिर्फ आर्थिक संकट से, आर्थिक परेशानियों से परेशान होकर वो आत्मदाह कर ले। यही सवाल मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि 7 निश्चय पे मेरा विश्वास नहीं है, भैया नली गली बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। हर घर में नल का जल, ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं। ये आप नहीं भी कहेंगे तो आपको करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। पर आप मुझे बताइए कि इससे बढ़कर बिहार में आर्थिक हालात सुधरे, कौन सी आर्थिक नीति आपने बनाई? कौन सी आपकी आर्थिक नीति आज की तारीख में ऐसी है जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाए? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे और इतिहास आप खंगाल कर देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट ही हुई है बढ़ने की बजाय। जो पैसा एक व्यक्ति महीने के अंत में अपने हाथ में लेकर जाता है, उसमें गिरावट होती जा रही है। और यही कारण है कि बिहार से पलायन निरंतरता में बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दर्शाते हैं कि साल दर साल इस पलायन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए तो लोग जाते ही हैं, रोजगार के लिए लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि आर्थिक संभावनाएं नहीं है हमारे प्रदेश में। MNCs, IT सेक्टर्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, निवेशकों को इनवाइट करना, बंद पड़े कारखानों को खोलना, खाली पड़े रिक्त पदों को भरना, कोई ऐसा आर्थिक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया जो आर्थिक परिस्थितियां एक आम बिहारी की सुधारने में मददगार। और यही हम लोग की शिकायत है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी आर्थिक नीतियों की भी हम लोगों ने चर्चा की है जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगी।